सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 11 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ओवर 1.8 लाख करोड़ इन्वेस्टेड अंडर पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट। तो पीएलआई स्कीम क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। और ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसमें कंपनीज को बेसिकली एक्स्ट्रा इंसेंटिव इंसेंटिव दिया जाता है अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अपनी वो बढ़ाते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना ज़्यादा उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो इसका मेन जो एम है कि मेक इन इंडिया को जो है बढ़ावा देना, और देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ाना, और इंपोर्ट्स को कम करना, और जॉब्स को क्रिएट करना। तो अब ये कैसे काम करता है जो पीएलआई स्कीम है? गवर्नमेंट क्या करती है कि सेक्टर वाइज जो है वो टारगेट फिक्स करती है। हर सेक्टर में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मा हो गया, ऑटो, टेक्सटाइल, ऐसे 14 मेजर जो है वो सेक्टर्स हैं। जैसे कि 100 रुपए की चीज़ का प्रोडक्शन किया है तो गवर्नमेंट उस पे 4 से 6% का जो है इंसेंटिव वो देगी। तो वही यहाँ पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के का कहना है कि इस स्कीम के थ्रू जून 2025 तक बेसिकली 1.88 लाख करोड़ का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। और इन स्कीम्स ने लगभग 17 लाख करोड़ का जो है से ज़्यादा इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन या सेल्स जो है दिखाई है, जिससे कि 12.3 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स वो क्रिएट हुई हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया गिव्स टेपिड रिस्पॉन्स टू रशियन पुश फॉर सुखोई 57 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स एंड सबमरीन्स। तो रशिया ने बेसिकली हाल ही में जो है इंडिया को सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट्स, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और जो सबमरीन्स हैं, इन जैसे मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म ऑफर किए इंडिया को। लेकिन इंडियन साइड ने इन प्रपोजल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और पुतिन बेसिकली क्या है कि इंडिया का फोकस अब ज़्यादा इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर है। और पुतिन की विजिट बेसिकली उसमें 19 एग्रीमेंट साइन हुए। लेकिन जो सुखोई 57 है या S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हाई एंड डिफेंस कोलैबोरेशन पर कोई जो है ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। और डिफेंस मिनिस्टर ने लेह में बताया कि इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है 2014 में 46,000 करोड़ से बढ़कर 1.51 लाख करोड़ तक जो है पहुंच गया है। और एक्सपोर्ट्स भी 1000 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। ये सेल्फ रिलायंस का जो है पैराडिगम शिफ्ट दिखाता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट सेज कंटेम्प्ट पावर नॉट पर्सनल आर्मर फॉर जजेस। तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि जब कोर्ट की कोई अथॉरिटी या डिग्निटी या उसकी फंक्शनिंग को डिसरेस्पेक्ट या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करा जाता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का मेन पर्पस है कि जस्टिस सिस्टम को जो है प्रोटेक्ट करना, ताकि कोर्ट्स फ्रीली और फेयरली जो है काम कर सकें। तो इसका जो है मेंशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 और 215 में दिया है। 129 सुप्रीम कोर्ट्स के लिए, 215 हाई कोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे पावर होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे जो है कि वो दे हैव द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। और यहाँ पे दो टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं। गाइडेड होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 से, और जिसमें कि एक सिविल कंटेम्प्ट होता है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। तो सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है कि जब कोई कोर्ट का जो ऑर्डर है या जजमेंट है या फिर कोई डायरेक्शन है उसको इंटेंशनली जो है वॉयलेट किया जाता है, तो वो सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। वहीं क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब होता है जब कोई काम करे जो कोर्ट की अथॉरिटी को बेसिकली लोअर करे, या फिर उसके अगेंस्ट जो है स्कैंडलस जो है स्टेटमेंट्स दे, या फिर कोई जुडिशियल जो प्रोसेस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करे, जुडिशियल प्रोसेस को, या जस्टिस डिलीवरी में इंटरफेयर करने का क्रिएट करे, तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोलते हैं। तो ये पावर बेसिकली कोर्ट को उसकी डिग्निटी मेंटेन करने में, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग में और जस्टिस डिलीवरी को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल रहती है। यहाँ न्यूज़ में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंटेम्प्ट ऑफ पावर है वो जजेस का पर्सनल शील्ड नहीं होता, जिससे वो लोगों की क्रिटिसिज्म को चुप करा सकें। और कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का जो सेक्शन 12 है उससे जजेस को ये पावर देता है कि अगर इंसान जेन्युइन रेपिटेंस दिखाए, यानी क्षमा दिखाए, तो पनिशमेंट को माफ़ भी किया जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, प्रोटेक्टेड मैरीन एरियाज नॉट पार्ट ऑफ ऑफशोर ब्लॉक्स गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बेसिकली ऑफशोर माइनिंग के लिए, यानी समुद्र में कुछ एरियाज जो है प्राइवेट कंपनीज को
को माइनिंग के लिए देने का प्लान बनाया था, जैसे कि सैंड माइनिंग, मेटल रिच मटेरियल्स के लिए, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए। तो केरला के फिशरमैन और वहाँ के लोकल लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उन्हें डर था कि माइनिंग से बेसिकली फिशेस जो है वो मर जाएंगी, मैरीन लाइफ खराब हो जाएगी, और उनका लाइवलीहुड जो है खतरे में आ जाएगा। तो अब पार्लियामेंट ने जो है क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो माइनिंग के ब्लॉक्स बनाए गए हैं उनमें जो मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, और मतलब जहाँ मैरीन एनिमल्स प्रोटेक्टेड है वहाँ माइनिंग नहीं होगी। और माइनिंग तभी शुरू होगी जब वहाँ पे एक प्रॉपर एनवायरमेंटल सेफ्टी प्लान बनेगा, एक स्पेशल ट्रस्ट जो कि पैसा खर्च करेगा रिसर्च के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अभी तक कोई कंपनी सेलेक्ट नहीं हुई है, ऑक्शन अनाउंस हुआ है पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, यूएस टू स्टार्ट सोशल मीडिया वेटिंग फॉर H1B वीज़ा सीकर्स। तो यहाँ पे यूएस ने बोला है कि जो 15 दिसंबर से बेसिकली H1B वीज़ा के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके और उनके फैमिली मेम्बर्स जो H4 वीज़ा होल्डर्स हैं उनके ऑनलाइन एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया और को ज़्यादा केयरफुली जो है चेक किया जाएगा। मतलब जो लोग अमेरिका अमेरिका में जॉब के लिए H1B वीज़ा अप्लाई करते हैं उनका ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल मीडिया एक्टिविटी, इंटरनेट बिहेवियर, ये सब डीपली रिव्यू होगा। और वो क्योंकि यूएस जो है इंश्योर करना चाहता है कि एप्लीकेंट्स जो है अमेरिका के लिए सिक्योरिटी रिस्क जो है ना हो, और सच में वो वही काम करेगा जो वीज़ा अलाउ करता है। और बेसिकली सितंबर में ट्रम्प ने 1 लाख डॉलर ईयरली फीस जो है इम्पोज की थी H1B वीज़ा एप्लीकेंट्स पर, जिससे जो इंडियन आईटी वर्कफोर्स में ऑलरेडी टेंशन थी, और अब सोशल मीडिया चेक्स ऐड हो गए हैं तो प्रोसेस और भी टफ हो गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, दीपावली एंटर्स इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो यूनेस्को ने बेसिकली दीपावली को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में ऐड कर लिया है। मतलब दुनिया ने दिवाली को एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल ट्रेडिशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। यूनेस्को का कहना है कि दिवाली जो है लोगों को यूनाइट करती है, सोसाइटी में बॉन्डिंग जो है वो बढ़ाती है, ट्रेडिशनल काम जैसे जो है दिया बनाना, डेकोरेशन कर बनाना सपोर्ट करती है, और जनरॉसिटी, वेलबीइंग और पॉजिटिव वैल्यूज़ प्रमोट करती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से इसको यूनेस्को इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। तो क्या होती है ये लिस्ट? तो ये लिस्ट बेसिकली एक ग्लोबल लिस्ट है जिसमें दुनिया के इम्पोर्टेंट जो कल्चरल ट्रेडिशंस को इंक्लूड किया जाता है, जो लोगों की लाइफ, आइडेंटिटी और कल्चर को जो है वो ज़िंदा रखता है। तो यहाँ पे इसका मेन पर्पज़ है कि वो कल्चर को और जो है स्ट्रॉन्ग बनाना, और जनरेशंस तक जो है पास ऑन होता हो, जो कल्चर लोगों की यूनिटी, आइडेंटिटी और वैल्यूज़ उसको देता हो, कंट्री की हेरिटेज को प्रिज़र्व करता हो, ट्रेडिशंस खत्म ना हो जाएँ और उनकी ग्लोबल रिस्पेक्ट जो है बनी रहे, ये यूनेस्को का मेन एम है। इंडिया की कुछ चीज़ें जो लिस्ट में इन्वॉल्व्ड हैं, जैसे कि योगा हो गया, कुंभ मेला हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, वैदिक चैंटिंग हो गया, कलबेलिया डांस हो गया राजस्थान का, छाऊ डांस हो गया, रामलीला हो गया, अब दिवाली भी जो है ऐड हो रही है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इज़ इंडिया टू 8.2 ग्रोथ रेट सस्टेनेबल। तो यहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी नंबर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इकॉनमी जो है वो फास्ट ग्रो कर रही है। बट जो आईएमएफ है, आईएमएफ ने जो है इंडिया को ग्रेड जो है सी दिया है इकोनॉमिक डेटा क्वालिटी के मामले में। यानी इकॉनमी तो अच्छी चल रही है, लेकिन हमारी इकोनॉमिक डेटा बनाने का जो सिस्टम है वो वीक है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है बेसिकली बोलते हैं कि 8.2% जो है बढ़ी, मतलब इकोनॉमी जेन्युइनली जो है स्पीड में ग्रो कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 9.1%, यानी फैक्ट्रीज भी बिजी हैं। सर्विसेज की बात करें तो 9.2%, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो जो है 10.2%, यानी लोग ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी जो है वो कर रहे हैं। और ग्रॉस वैल्यू एडेड भी जो है बढ़ा है, मतलब रियल वैल्यू जो है वो क्रिएट हो रही है, और सिर्फ प्राइसेस बढ़ाने से ग्रो नहीं हो रही है। और सेकंड बात करें कि जो इन्फ्लेशन है वो भी जो है कंट्रोल में था, इसलिए रियल ग्रोथ नंबर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन जो है वो 7.9% बढ़ा है, यानी रूरल एरियाज़ में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिला है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी 3.5% थी। गवर्नमेंट का बजट की बात करें तो गवर्नमेंट के बजट में जीएसटी और टैक्स कलेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी लो है। सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बोलना है। तो ओवरऑल पिक्चर जो है वो अच्छी दिख रही है। फिर आईएमएफ ने ग्रेड सी क्यों दिया है? तो आईएमएफ ने इंडिया को ग्रेड सी दिया क्योंकि हमारा जो डेटा सिस्टम है वो वीक है, और ग्रोथ वीक नहीं है। आईएमएफ ने बोला कि इंडिया कुछ गलतियां जो है वो करता है, जैसे कि ओल्ड बेस ईयर जो है यूज करता है 2011 और 12। सही प्रोड्यूसर जो है आप
प्राइस डेटा नहीं होता है उसका, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस डेटा वो सही नहीं होता है। इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा जो है वो वीक होता है, और सीज़नल एडजस्टमेंट की बात करें तो सीज़नल एडजस्टमेंट भी नहीं किया जाता है। एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन जो डेटा में जो है काफ़ी गैप्स हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का अपडेटेड जो कंसोलिडेटेड डेटा 2019 के बाद जो है वो नहीं मिला है। तो आईएमएफ का मैसेज क्या है कि इंडिया फास्ट ग्रो कर रहा है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स बनाने का सिस्टम है वो मॉडर्नाइज करना होगा, वो मॉडर्नाइज नहीं है। तो जीडीपी फास्ट ग्रो कर रही है, पर डीप प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि माइनिंग की बात करें तो माइनिंग जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो स्लो ग्रोथ है। एग्रीकल्चर भी स्लो है, और सर्विस सेक्टर डोमिनेट करता है, लेकिन लोगों की जॉब स्ट्रक्चर जो है वो सर्विस सेक्टर और जॉब स्ट्रक्चर जो लोगों की क्वालिटी स्किल्स हैं वो मैच नहीं करती हैं। बहुत लोग वेज जो है लो वेज जॉब्स में हैं। यानी ग्रोथ जो है वो अनइवन है काफ़ी, और सब सेक्टर्स में इक्वल इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं है। और नहीं, ग्रेड सी देने का मतलब क्या है कि हमारा इकोनॉमिक जो डेटा बनाने का सिस्टम है वो आउटडेटेड है और इनकम्प्लीट है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द नेशनल सॉन्ग डिबेट अ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 150th एनिवर्सरी रही वंदे मातरम सॉन्ग की 7 नवंबर 2025 को, और पार्लियामेंट में डिबेट हुआ कि कांग्रेस ने सॉन्ग को म्यूटिलेट किया। और तो इसकी रियल हिस्ट्री क्या है, बेसिकली 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें बिग बिग लीडर्स रिप्रेजेंट किए इस मीटिंग को, जिसमें गांधी जी भी स्पेशल इन्वाइटी थे, जैसे कि नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जेपी नारायण, कृपलानी, ये सब थे। तो कांग्रेस ने यूनानिमसली जो है डिसाइड किया कि सिर्फ जो है वंदे मातरम के पहले 2 स्टैन्ज़ास जो है वो पब्लिक फंक्शंस में गाए जाएँगे। क्योंकि जो फुल सॉन्ग था उसमें कुछ हिंदू गॉडेस के रेफरेंस थे, और जिससे कि रिलीजियस जो कुछ मुस्लिम ग्रुप्स को ये रिलीजियसली अनकंफर्टेबल लगते थे। और इस टाइम तक जो कांग्रेस जो है बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में आ चुकी थी, और तो यूनिटी जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी था। और तो इसी गोल ये था कि पैन इंडिया जो है, जो नेशनल सॉन्ग है उसका एक्सेप्टेंस हो, और कम्युनल जो हार्मनी है वो बनी रहे। तो ये डिसीजन ने कांग्रेस को इलेक्शंस में अलायंस जो है बनाने में मदद भी की। तो रोल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल रहा? इंडिपेंडेंस के बाद असेंबली ने जो बेसिकली 3 सॉन्ग्स जो है वो कंसीडर किए। एक तो वंदे मातरम, दूसरा सारे जहां से अच्छा, और तीसरा जनगण मन। तो फाइनल डिसीजन लिया गया कि जनगण मन को बेसिकली नेशनल एंथम, और वंदे मातरम के पहले जो 2 स्टैन्ज़ास हैं उसको जो है नेशनल सॉन्ग जो है वो बनाया जाएगा। रीज़न सारे जहाँ को अच्छा का क्या है कि ये इसके जो राइटर हैं इकबाल, ये बेसिकली पाकिस्तान के सपोर्टर बन गए, और फुल वंदे मातरम सॉन्ग जो है मुस्लिम कम्युनिटी को जो है हर्ट कर सकता था, और असेंबली जो है सेकुलर ऑप्शन चाह रही थी। और इसके लीगल स्टेटस की बात करते हैं अगर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है नेशनल सॉन्ग का कोई मेंशन जो है नेशनल सॉन्ग का कोई मेंशन नहीं है। 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके थ्रू जो नेशनल एंथम है और जो नेशनल जो फ्लैग है, उसको रिस्पेक्ट देना बेसिकली एक फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड किया गया। और जो 1971 का एक्ट है, इंसल्ट टू ऑनर्स एक्ट, नेशनल ऑनर्स एक्ट, उसमें नेशनल एंथम की अगर डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वो पनिशेबल है। और जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसके लिए कोई लॉ नहीं है, इसलिए जो लीगल स्टेटस है नेशनल एंथम और जो नेशनल सॉन्ग है उसका डिफरेंट है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कोर्ट्स के कुछ जजमेंट्स की बात करते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने वंदे मातरम कम से कम हफ्ते में 1 बार वीकली वंस स्कूल असेंबली में गाया या बजाना चाहिए, ऐसा बोला। और ऑफिसेज़ में महीने में 1 बार वंदे मातरम गाया जा सकता है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला कि जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको नेशनल एंथम जैसा लीगल स्टेटस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो 1971 का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 में नेशनल एंथम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, और नेशनल सॉन्ग के लिए कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दोनों का लीगल स्टेटस डिफरेंट है। तो करंट कंट्रोवर्सी क्या है कि गवर्नमेंट कह रही है कि वंदे मातरम को बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो बनाया जाए, और क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि इशू जो है 75 साल पहले ही सेटल हो चुका है, और अब इसको उठाना पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट फ्यूचर में नेशनल सॉन्ग जो है वो रिप्लेस कर सकती है, और या एक न्यू नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस करने की ग्राउंड जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे
सैटेलाइट साइंस एंड द न्यू फाइट फॉर स्पेक्ट्रम इन स्पेस। तो यहाँ पे बोलते हैं कि दुनिया में एक नया स्पेस रेस चल रहा है, चाँद पर पहुँचने का नहीं बल्कि सैटेलाइट्स जो हैं, उनकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ और जो ऑर्बिट स्लॉट्स हैं, उनको कैप्चर करने का। तो कंपनीज़ जैसे कि स्टारलिंक हो गई, वनवेब हो गया, अमेज़न क्यूपियर हो गए, ये हज़ारों सैटेलाइट्स जो है लॉन्च कर रही हैं, जिससे फ़ास्ट जो इंटरनेट है रिमोट एरियाज़ में दिया जा सके। पर इसके चक्कर में जो स्पेस में ट्रैफ़िक जैम जैसी सिचुएशन जो है वो बन गई है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो है सैटेलाइट्स 2 चीज़ों से चलती है, एक तो स्पेक्ट्रम हो गया यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी उसकी, और एक जो ऑर्बिट है यानी कि जिस जगह पे वो सेफ़ली घूम सके, तो वो ऑर्बिट है। ये दोनों लिमिटेड हैं, जो जो स्पेक्ट्रम है और जो ऑर्बिट है, दोनों ही लिमिटेड हैं, और इसलिए दुनिया में जो एक साइलेंट कॉम्पिटिशन चल रहा है, और लिमिटेड चीज़ के लिए हमेशा ही कॉम्पिटिशन चलता है। तो यहाँ पे बोलते हैं मेगा कॉन्स्टेलेशन का बूम है, जैसे कि स्टारलिंक की बात करें तो 8,000 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, टारगेट है 42,000 का, वनवेब 648 सैटेलाइट्स और अमेज़न क्यूपियर 3,200। तो यहाँ पे बोलते हैं कि यानी स्पेस में जो है वो काफ़ी भीड़ बढ़ने वाली है, और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये एजेंसी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो डिसाइड करती है कि कौन-सी कंपनी को कौन-सा जो है स्पेक्ट्रम यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है और जो ऑर्बिट है वो मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट सर्व रूल जिसका पैसा ज़्यादा वो पहले क्लेम कर देता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ लेट अप्लाई करते हैं, और उनके लिए स्पॉट्स जो है बचे नहीं हैं बिल्कुल, क्योंकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जो पैसा ज़्यादा देता है उसको अलॉट हो जाता है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ दे नहीं पाते तो उनको अलॉट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे कनेक्टिविटी गैप की बात की जा रही है यानी डिजिटल डिवाइड की। जो मेगा कॉन्स्टेलेशंस हैं, उससे रिमोट एरियाज़ में फ़ास्ट इंटरनेट एक्सेस मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे स्टारलिंक का बात करें तो उसका डिवाइस जो है $600 का प्लस मंथली चार्जेज़, ये पूरा रूरल एरिया जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और इंडिया की सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे इसरो का जो बेसिकली जीसैट एन2 सैटेलाइट है, वो रिमोट रीजन्स को इंटरनेट जो है वो देता है, और इंडिया जो है वन वेब जो है में जो है मेजर पार्टनर है, और ट्राई चाहता है कि स्पेक्ट्रम जो है वो ऑक्शन ना हो, बल्कि सस्ता रहे ताकि रूरल इंडिया को भी बेनिफिट मिले। पर डेंजर ये है कि सैटेलाइट इंटरनेट जो है सिर्फ रिच कंट्रीज़ को ना मिल जाए, और स्पेस डेब्रिस यानी स्पेस में जो सैटेलाइट डेड हो गए हैं उनकी बात करें तो 50,000 से ज़्यादा जो है नए सैटेलाइट्स जो है 2030 तक जो है लॉन्च होंगे, और स्पेस में अभी जो है 40,000 ऑब्जेक्ट्स ट्रैक जो है वो नहीं होते हैं, और 27,000 से ज़्यादा जो है स्पेस डेब्रिस के टुकड़े उसमें हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम से पहले न्यू रूल क्या है कि सैटेलाइट को जो है मिशन खत्म होने के 25 साल के अंदर ऑर्बिट से हटाना होगा। पर 70% जो कंपनीज़ हैं वो इसको फॉलो नहीं करती। स्पेस और डर्टी हो रहा है, और प्रॉब्लम क्या है कि अगर रूल्स क्लियर नहीं बनेंगे तो जो रिच कंट्रीज़ हैं सब स्पेक्ट्रम जो है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, और पुअर कंट्रीज़ को वहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगा। तो स्पेस इतना क्राउडेड हो जाएगा कि सैटेलाइट्स ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, और इंडिया जैसे कंट्रीज़ के लिए ये टाइम क्रूशियल है रूल्स शेप करने का। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, अ वर्डिक्ट दैट इज एन एब्डिक्शन ऑफ जुडिशियल फंक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है, बेसिकली 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, जिसमें कि कोर्ट ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है या फिर स्पीकर जैसे हाई अथॉरिटीज़ के काम के लिए कोई जो टाइमलाइन है वो जो है फिक्स नहीं लिखी गई है। इसलिए कोर्ट्स उनके लिए डेडलाइन सेट नहीं करेगा। तो इस डिसीज़न को लोगों ने प्रेज़ भी किया और क्रिटिसाइज़ भी किया। तो यहाँ पे इंडिया में जो बेसिकली जो स्पीकर है वो डिफेक्शन के जो केसेज़ हैं, वो डिसाइड करते हैं अंडर 10th शेड्यूल, और गवर्नर जो है वो बिल्स अप्रूव करते हैं या रिटर्न करते हैं। प्रेसिडेंट कुछ डिसीज़न्स जो है अप्रूव करते हैं, बिल्स को अप्रूव करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन टास्क के लिए कोई टाइमलाइन सेट नहीं करता है। रिज़ल्ट क्या है कि स्पीकर या गवर्नर सालों तक जो है डिसीज़न्स को डिले कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल जो डिफेक्शन के केसेज़ हैं उसको 5 साल तक पेंडिंग कई सारे रहे। गवर्नर बिल्स को मंथ्स या ईयर एंड तक जो है होल्ड करके बैठे रहे, जैसे कि तमिलनाडु के केस में। तो ये डिले डेमोक्रेसी को हार्म करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर टाइमलाइन नहीं दी, तो हम इम्पोज़ जो है नहीं कर सकते, और हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को
स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करेंगे। बट क्रिटिक्स कह रहे हैं कोर्ट्स को मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से इंटरप्रिटेशन जो है वो करनी चाहिए, नहीं तो गवर्नर और जो स्पीकर हैं मिसयूज़ करते रहेंगे इस चीज़ का। तो क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? कोर्ट ने जुडिशियल पावर का यूज़ नहीं किया, ऐसा बोलना है, और गवर्नर्स को का जो डिले है इनडायरेक्टली अलाउ कर दिया है। स्पीकर्स का भी डिले का फ्री पास मिल गया, और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को जो है प्रोटेक्ट नहीं किया। तो ये डिसीजन बेसिकली बोलते हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है उसको हार्म करता है, और जिस कॉन्सेप्ट को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत इम्पोर्टेंट बोलते थे। और अम्बेडकर जी का क्या कहना था कि अम्बेडकर जी ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अच्छा हो सकता है, पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रैक्टिस है अगर वो खराब है तो कॉन्स्टिट्यूशन वो परवर्ट हो सकता है। यानी कि जो संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा, अगर अच्छे नहीं हैं तो अल्टीमेटली वो अच्छा साबित नहीं होगा। तो लोग और लीडर अगर मोरालिटी फॉलो ना करें तो रूल्स का मिसयूज़ होगा, और आज जो हो रहा है, जो स्पीकर्स जो है डिफेक्शन पे डिसीजन नहीं लेते और गवर्नर्स बिल होल्ड कर बैठे रहते हैं, तो ये अम्बेडकर जी की वार्निंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स और स्पीकर्स के लिए टाइमलाइन नहीं लगाई, और लोगों का कहना है कि ये डिले और पावर का मिसयूज़ और बढ़ा देगा। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, द वर्किंग पेपर ऑन एआई एंड कॉपीराइट इशू इज़ अ ग्रेट गुड स्टार्ट। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी हो गया और जेमिनाई हो गया, क्लॉड हो गया, एटसेट्रा, ये बहुत जो है फास्ट इम्प्रूव हो रहे हैं, और इसके 2 मेन रीज़न्स हैं। एक तो जो मशीन लर्निंग है वो टेक्निक्स बेटर हो रही हैं, और इंटरनेट पर जो ह्यूज टेक्स्ट, डेटा, वीडियो ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो एआई कंपनीज़ बोलती हैं कि जो इंटरनेट पर जो फ्री कंटेंट है, हम वो सब विदाउट परमिशन ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे कि जो बुक पब्लिशर्स हैं, एंटरटेनमेंट कंपनीज़ हैं, तो ये इनका डेटा यूज़ होता है ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। तो ये बोलते हैं कि जो है अगर हमारा डेटा यूज़ हो रहा है तो हमें रॉयल्टी मिले, कुछ पैसे मिलें। तो इसलिए बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। गवर्नमेंट का क्या प्रपोज़ कर रही है? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड ने एक वर्किंग पेपर निकाला है जिसमें एक न्यू सॉल्यूशन जो है वो प्रपोज़ हुआ है मैंडेटरी लाइसेंसिंग सिस्टम का। और एआई कंपनीज़ जो है इंटरनेट का जो पब्लिक डेटा है वो फ्रीली स्क्रैप कर सकती हैं, और लेकिन उनको एक कॉपीराइट जो है सोसाइटी टाइप बॉडी को जो है एक रॉयल्टी फीस जो है वो या फीस देनी पड़ेगी, और ये बॉडी इंडियन जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको शेयर के हिसाब से जो है वो पेमेंट कर देंगे जिनका कंटेंट वो यूज़ कर रही हैं। यानी एआई जो है वो बोलते हैं कि एआई आप मेरा डेटा यूज़ कर लो, एआई कंपनीज़, बट हमें पैसे दे दो। तो ये सिस्टम क्यों सोचा गया? हर कंटेंट क्रिएटर को जो है एआई को ऑप्ट आउट नहीं जो है कह सकता कि ऑप्ट आउट आप कर लो। प्रैक्टिकल नहीं होता है क्योंकि डेटा अवेलेबल होता है ऑनलाइन तो उसको यूज़ किया जा सकता है। तो एआई मॉडल कंटेंट को कॉपी नहीं करते, जनरली न्यू कंटेंट जो है वो सिंथेसाइज़ करते हैं, और लॉ सूट्स इस पे चल रहे हैं। कोर्ट्स ने अभी तक कोई क्लियर रूल्स नहीं दिया है, और अगर इंडिया रूल्स जो है बनाने में डिले करेगा तो बेसिकली बोलते हैं कि एआई की जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। प्रॉब्लम क्या है कि स्मॉल पब्लिशर्स को लग सकता है कि उनको जो है जो मीडिया हाउसेस के बराबर रॉयल्टी मिलेगी, जो कि अनफ़ेयर लग सकता है, और रॉयल्टी का एग्ज़ैक्ट अमाउंट कैसे डिसाइड होगा ये अनक्लियर है, और सिस्टम जो है वो काफ़ी परफ़ेक्ट नहीं है, बट लैक ऑफ सिस्टम एआई कंपनीज़ के जो है फ़ेवर में जाता है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है एसआईआर एंड एनहिलेशन ऑफ राइट्स। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का सेकंड फेज स्टार्ट जो है वो कर रही है। इसमें 51 करोड़ जो वोटर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, और ये प्रोसेस लोगों को एक्सक्लूड करने का रिस्क जो है वो क्रिएट कर रहा है, स्पेशली जो वुमेन्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, होमलेस हैं, क्योंकि अब वोटर्स को प्रूव करना पड़ेगा कि वो पुराने वोटर लिस्ट जो 2002 से 2005 में जो है वो थे। और पहले सिस्टम में स्टेट का काम होता था कि वोटर को इंक्लूड करना, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों पर डाल दी गई है, जिससे जो है बहुत वोटर लिस्ट से निकल सकते हैं। तो पहले क्या रूल्स थे कि लॉ के हिसाब से जो भी ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट है, मतलब वो जो वहाँ अक्सर जो है रहता है, वो वोटर लिस्ट में ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्लूड हो जाता था। कोर्ट्स भी ये मानते थे कि ये जो आम आदमी वहाँ रहता है तो डिफ़ॉल्ट वोटर है वो वहाँ पे, और सिटीज़नशिप प्रिज़्यूम की जाती थी उसकी।
अब एसआईआर में क्या बदलाव हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रहा है कि हर वोटर को अपनी आइडेंटिटी जो है वो पुरानी वोटर लिस्ट जो है उससे मैच करनी होगी। अगर मैच हुआ तो नोटिस जो है वो अगर मिसमैच हुआ तो वो पॉसिबली उसको डिलीट किया जा सकता है। मतलब पहले वोटर होना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी था और अब वोटर्स को प्रूव करना होगा कि जो है सिटीज़न अब वोटर को जो है प्रूव करना सिटीज़न्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बन गई है। और इससे बहुत वोट लोग जो है वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली जो एमजी नरेगा स्कीम है, मनरेगा स्कीम जैसे वेलफेयर स्कीम्स में भी हुआ था। गवर्नमेंट ने आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम मैंडेटरी किया और एरर फिक्स करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी वर्कर्स पे डाल दी गई और ऑफिशियल्स को स्ट्रिक्ट टारगेट्स दिए गए। और टारगेट्स पूरे करने के लिए ऑफिशियल्स ने लोगों को डेटाबेस में से डिलीट भी कर दिया। तो यहाँ पे 2022 से 24 में जो डिलीटेड वर्कर्स में जो है 2 तिहाई जो है फेक रीजंस मिले कि वो काम करने के इच्छुक नहीं है इसलिए हटा रहे हैं। तो बहुत लोगों के राइट्स बिना वजह चले गए और सिमिलर डेंजर वोटर लिस्ट में भी जो है हो रहा है। तो एसआईआर में और प्रॉब्लम्स क्या है कि पुरानी जो वोटर लिस्ट है 2002 से 2005 की, उसमें वो मशीन रीडेबल जो है वो नहीं है और छोटी-सी मिसमैच पर जो है एलिजिबिलिटी क्वेश्चनेबल बन जाएगी। ऑफिसर्स के पास टाइम कम है, प्रेशर ज़्यादा है, फास्ट टारगेट्स अचीव करने के लिए डिलीशन ईज़ीएस्ट ऑप्शन बन सकता है। तो इससे जो है लाखों लोग जो है गलती से वोटर लिस्ट से डिलीट हो सकते हैं। और जो अम्बेडकर जी का कॉन्सेप्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उसमें अम्बेडकर ने बोला कि इंक्लूजन शुड बी द नॉर्म, कि इंक्लूड करना एक नॉर्म होना चाहिए और एक्सक्लूजन शुड बी रेयर केस। एक्सक्लूजन सिर्फ जो है रेयर केसेस में होना चाहिए। स्टेट को बेसिकली फ्रैटर्निटी, फेयरनेस और जो है वो फॉलो करनी चाहिए स्टेट को। पर एसआईआर में क्या हो रहा है, स्टेट बोल रही है तुम प्रूव करो कि तुम वोटर हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है और इस प्रोसेस में राइट टू लूज़ जो है वो हो रहे हैं सिटीज़नशिप और वल्नरेबल ग्रुप्स सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, बोलते हैं एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो है सोशल ऑडिट्स एक जो है सेफ़र अल्टरनेटिव है और इसमें कम्युनिटी और ऑफिशियल्स मिलकर वेरीफाई जो है कर सकते हैं, जिससे गलत जो डिलीशंस हैं वो कम हों। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे पीएम मोदी गोयल एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल टू ओमान नेक्स्ट वीक फॉर टू साइन फ्री ट्रेड पैक्ट। तो इंडिया और ओमान के बीच जो है बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो साइन होने वाला है। और पीएम मोदी और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल नेक्स्ट वीक ओमान जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी है। तो उन्होंने कंफर्म किया कि ओमान के साथ फाइनल स्टेज में है एफटीए और उन्होंने ये भी बताया कि जो न्यूजीलैंड है उसके साथ भी एफटीए लास्ट स्टेज में है और यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो है डील का जो है ब्रॉड आउटलाइन जो है फाइनल हो चुका है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिएगा मेरा वीडियो, कमेंट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर द। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।